एक दिन बीत जाता है, जो पैसेंजर्स अभी भी प्लेन के अंदर मौजूद है उनके लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने और पानी की सख्त कमी है, टॉयलेट्स की बुरी हालत हो रखी है। प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बारी ये जाता है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे प्लेन लैंड करता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लैंडिंग के बाद यहाँ मौजूद तालिबान के अथॉरिटीज ऑफर करते हैं कि वो मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में। सही सुना आपने, क्योंकि इस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया इस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो इंडिया अपने इस्लामाबाद के हाई कमीशन के एक ऑफिशियल को कांधार भेजता है नेगोशिएट करने के लिए। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। 6 दिन, इतना सब हो जाने के बाद भी 6 दिन तक वो वहीं बंद रहते हैं। कोई अंदाजा नहीं उन्हें कि आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो यहीं पर मारे जाएंगे। तालिबान के असली इंटेंशंस पर शक होने लगता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया है तालिबान के लोगों ने, जिन्होंने हथियार पकड़ रखे हैं। तालिबान का कहना है कि ये हाईजैकर्स के अगेंस्ट कर रखा है उन्होंने, कि कोई भी हाईजैकर यहाँ पर रेकलेसली बिहेव ना करे, इसलिए हमने सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ अपने लोग लगा दिए हैं। लेकिन इंडियन एनालिस्ट का मानना है कि ये इसलिए किया गया ताकि इंडिया अपनी तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना कर पाए हाईजैकर्स के अगेंस्ट। अजित डोभाल, जो कि उस वक्त एक स्पेशल टीम का हिस्सा होते हैं जिसे कांधार भेजा जाता है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो कहते हैं कि हाईजैकर्स को एक्टिव ISI से सपोर्ट मिल रहा था कांधार में। उन्हें गारंटी किया जा रहा था कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। इनका कहना था कि अगर ISI यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती तो इंडिया इस हाईजैकिंग को रिजॉल्व कर पाती। तो कांधार में हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं $200 मिलियन, यानी 1650 करोड़ रुपीस उन्हें दिए जाए, और साथ साथ वो 36 कैदियों की रिहाई डिमांड करते हैं। इसके अलावा वो सज्जद अफगानी, हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर की मुर्दा बॉडी भी डिमांड करते हैं। ये डिमांड्स बहुत ही आउटरेजियस थी कि इतनी सारी चीजें डिमांड करी जा रही हैं, इतना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन इंडिया में अलग तरीके का ही प्रेशर चल रहा था सरकार के ऊपर। 26 दिसंबर को इस हाईजैकिंग को लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। Government has been in constant touch with the negotiating team. अचानक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों की भीड़ घुस जाती है। ये लोग थे उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के परिवार वाले और रिलेटिव्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सामने कहते हैं, जो हाईजैकर्स ने कहा है उनकी डिमांड पूरी करो, हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सुरक्षित हों। वो रेफरेंस देते हैं दिसंबर 1989 का, 10 साल पहले, जब यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को छुड़वाने के लिए सरकार ने मिलिटेंट्स को रिलीज किया था। सिविलियंस की लाइफ की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस करते हुए वो डिमांड करते हैं सरकार से जल्दी एक्शन लो और हमारे परिवार वालों को सुरक्षित वापस लाओ देश में। इनका मानना था कि प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी है, बाकी किसी भी और चीज से ऊपर उनकी सेफ्टी आती है। चाहे वो किसी प्रिजनर की रिलीज की डिमांड करे, पैसे की डिमांड करे, वो सब सेकेंड प्रायोरिटी। और ये सब उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह के सामने हो रहा था। लेकिन कांधार में इंडियन नेगोशिएटर्स अभी तक पहुंचे तक नहीं थे। वो पहुंचते हैं अगले दिन 27 दिसंबर को। नेगोशिएटर्स की इस टीम को लीड किया जा रहा था विवेक काटजू के द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अजित डोभाल। और सेम दिन प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है सरकार के ऊपर, जब कुछ हॉस्टेजेस के रिलेटिव्स गेट क्रैश कर जाते हैं राजीव गांधी भवन में, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, जहां पर मीटिंग चलने लग रही थी। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर्स के घर के सामने प्रोटेस्ट करते